हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफेंग ने ड्रैगन क्लैन के लोगों के ऊपर हमला कर दिया था, क्योंकि ड्रैगन क्लैन के लोग यहाँ मौजूद वर्चुअल वर्ल्ड लेवल के पपेट्स को अकेले ही हथिया कर भाग रहे थे। पर लिनफेंग ऐसा नहीं होने देता। वो ड्रैगन क्लैन के लोगों का पीछा करते हुए उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है, जिस वजह से वो सभी नीचे गिर जाते हैं। अब लिनफेंग इसी का फायदा उठाकर उनके पास जितने भी स्टोरेज रिंग थे उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है, और फिर वो तीनों क्लैनों के पास आ जाता है, जहाँ पे तीनों क्लैनों के लोग लिनफेंग का शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्योंकि वक्त पर आकर लिनफेंग ने उन लोगों की जान बचा ली थी। लेकिन शाओटियान उन लोगों को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अब ये सभी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स जो बन चुके थे। अब लिनफेंग वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स को निकालते हुए इन लोगों में इक्वली तकसीम कर देता है। लेकिन ये तीनों क्लैनों के लोग वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स को लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती था। पर शाओटियान इन लोगों को समझाते हुए कहने लगा था, ये सभी पपेट्स मेरे मास्टर के सामने बस मामूली मेटल के टुकड़े हैं। अगर मेरे मास्टर इन्हें रख भी ले तो ये किसी भी काम के नहीं, क्योंकि मेरे मास्टर अब वर्चुअल गॉड लेवल से इंपीरियर हो चुके हैं, जिस वजह से कोई भी वर्चुअल गॉड लेवल का वेपन या ट्रेजर मेरे मास्टर के लिए सूटेबल नहीं। इस वजह से तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इसे रख लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मास्टर अपना फैसला बदल ले। शाओटियान की बातों को सुनकर अब ये सभी इन पपेट्स को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और लिनफेंग की तारीफें करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। पर लिनफेंग इन लोगों से कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि अब से तुम सभी मिलजुल कर रहो और आने वाले खतरों का एक साथ सामना करो, क्योंकि इसी में तुम लोगों की भलाई है। अगर तुम लोग साथ मिलकर काम करोगे तो कोई भी तुम लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो बेहतर यही होगा कि तुम सभी अपने रिलेशंस को सुधारो। जिसपे सभी लोग लिनफेंग की बात से एग्री हो गए थे और कहने लगे थे, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अब से हम सभी मिलजुल कर रहेंगे और आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये सब हो जाने के बाद किंगलुआन क्लैन की लेडी एंसेस्टर लिनफेंग से पूछने लगी थी, यंग मास्टर आखिरकार अब आपका आगे का क्या प्लान है? तो लिनफेंग कहने लगा था, अब मैं शाओटियान के साथ उसके क्लैन जाऊंगा। जो सुनकर रेड मून फॉक्स क्लैन की लेडी एंसेस्टर शिंगलियान को आगे लाते हुए कहने लगी थी, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। थर्ड प्रिंस को वापस अपने घर जाना ही चाहिए, क्योंकि वो काफी सालों से अपने घर नहीं गए, और तो और एम्परर भी थर्ड प्रिंस को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। साथ ही एम्परर को थर्ड प्रिंस की हमेशा चिंता लगी रहती है, जिस वजह से मैं तो कहूंगी कि थर्ड प्रिंस को एक मर्तबा अपने फादर से मुलाकात कर लेना चाहिए, ताकि उनकी फिक्र दूर हो जाए। अब वो शाओटियान से कहने लगी थी कि थर्ड प्रिंस, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि आप शिंगलियान को पसंद करते हो, इस वजह से क्यों ना आप इसके साथ शादी कर लो। शादी का नाम सुनकर तो शाओटियान हैरान हो गया था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था। लेकिन वो मन ही मन खुश भी था, क्योंकि शिंगलियान ब्यूटीफुल होने के साथ जेंटल भी थी। लेकिन शाओटियान अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करता। वो सख्त बनते हुए कहने लगा था, अभी तक मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी मुझे एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है, जिसमें कि मुझे कई सारी मुश्किलात का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। लेकिन एक मर्तबा मैंने शादी कर ली तो फिर ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी और मैं अपने मास्टर जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगा। इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हारी मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुनकर रेड डीमन फॉक्स क्लैन की लेडी एंसेस्टर शाओटियान से कहने लगी थी, थर्ड प्रिंस आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपको शिंगलियान नहीं पसंद? अगर नहीं तो फिर बता दीजिए। जो सुनकर शाओटियान कहने लगा था, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। उसी वक्त शिंगलियान अपने चार्मिंग इफेक्ट का यूज करते हुए शाओटियान को अपनी तरफ रिझाने लगी थी, तो शाओटियान भी उसके चार्मिंग इफेक्ट में आ गया था और काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसी दौरान रेड डीमन फॉक्स क्लैन की लेडी एंसेस्टर शाओटियान से कह रही थी, आपको शिंगलियान की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। शिंगलियान आपके रास्ते में कभी भी नहीं आएगी, वो हमेशा आपको सर्व करते हुए आपका ख्याल रखेगी। तो शिंगलियान भी कहने लगी थी, हाँ मैं थर्ड प्रिंस का पूरा ख्याल रखूंगी। जो सुनकर तो शाओटियान का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और अब वो खुश होते हुए शिंगलियान की तरफ ही बढ़ने लगा। लेकिन तभी लिनफेंग उसकी पूंछ को पकड़ते हुए उसे पीछे खींच लेता है, जिस वजह से शाओटियान होश में आ गया। ये सब देख के मिस किंगलुआन की सर्वेंट को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगी, आखिर शिंगलियान में शाओटियान को ऐसा क्या दिख गया जो वो उसके पीछे ही पागल हो चुका है। जो सब देखकर लेडी एंसेस्टर उसे आगे बुलाते हुए शाओटियान से कहने लगी थी, थर्ड प्रिंस जब से इसने आपको देखा है तभी से ही आपको पसंद करने लगी है, इस वजह से आप चाहो तो इससे भी शादी कर सकते हो। जो सुनने के बाद तो मिस किंगलुआन की सर्वेंट के होश ही उड़ गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कब हुआ। वहीं पे शाओटियान तो खुशी के मारे झूम रहा था। वो कहने लगा, क्या एक और लड़की मुझसे शादी करना चाहती है? क्या सच में मैं लड़कियों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हूँ? ये सब सोच के तो शाओटियान यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो स्मार्ट और हैंडसम है, जिस वजह से सभी लोग उसके ऊपर फिदा हो गए हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो बस लिनफेंग को अपनी साइड करने के लिए हो रहा है। अगर लिनफेंग शाओटियान की साइड नहीं होता तो फिर ये सभी शाओटियान को भाव भी नहीं देते। जो सभी बातें लिनफेंग बहुत ही अच्छी तरह से समझता था। इन दोनों क्लैन के इस हरकत को देखकर चुयिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सभी लोग लिनफेंग को अपनी साइड करने के लिए काफी कुछ कर रहे थे, लेकिन अकेली वही थी जो कि लिनफेंग को अपनी साइड करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। वो कहने लगी, ये सभी तो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये सभी लोग लिनफेंग को अपनी साइड करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं हूँ कि लिनफेंग को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। लगता है अब मुझे भी यहाँ पर कुछ करना होगा। जो सब कहकर वो यंग मास्टर की तरफ देखने लगी। अपने एंसेस्टर की ऐसी नजरों को देखकर तो यंग मास्टर काफी ज्यादा घबरा गया और घबराहट के मारे पीछे होने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी एंसेस्टर लिनफेंग को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसकी शादी शाओटियान से करा दे। लेकिन हम चुयिंग को देखते हैं, जो इन दोनों क्लैन के लोगों को देखते हुए अपने मन में कह रही थी, लगता है ये सब करके तुम सभी यहाँ पर मुझे बुली करना चाहते हो, क्योंकि इस जर्नी में मैं अपने ग्रैंड डॉटर को लेकर नहीं आई। जो सब कहते हुए वो सीधा लिनफेंग के पास पहुंच जाती है और लिनफेंग से कहने लगी थी, यंग मास्टर आप चाहो तो हमारे क्लैन की किसी भी लड़की से आप शादी कर सकते हो। अगर आप उनसे शादी करना ना भी चाहे तो आप उन्हें अपनी फॉलोअर बना सकते हैं। यकीन मानिए
है वो सभी आपका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगी। चू यिंग की बातों को सुनकर रेड डीमन फॉक्स क्लैन की लेडी एंसेस्टर मुंह बनाते हुए कहने लगी थी, चू यिंग तो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसने तो सीधा यंग मास्टर लिनफेंग को ही अपना टारगेट बना लिया। अगर ये यंग मास्टर को इंप्रेस करने में कामयाब हो गई तो फिर इसका रुतबा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन मैं इस तरह से यंग मास्टर लिनफेंग को इसे नहीं सौंप सकती, मुझे यहाँ पर जल्दी कुछ करना होगा। जो कहते साथ ही वो भी लिनफेंग के पास जाकर लिनफेंग को अपना ऑफर देने लगी थी कि उसके रेड डीमन फॉक्स क्लैन में शिंगलियान से भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, इसलिए एक मर्तबा उसे रेड डीमन फॉक्स क्लैन में विजिट जरूर करना चाहिए। इन सब चीजों को मिस किंग युआन भी चुपचाप खड़े होकर देख रही थी। मिस किंग युआन को यूं खामोश देखकर उसके एंसेस्टर उसे समझाते हुए कहने लगी थी, उसे अब यहाँ पर जल्दी करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जो सुनकर अब उसके अंदर भी हिम्मत आती है, इसलिए वो धीरे धीरे लिनफेंग की तरफ बढ़ने लगी। इधर हम लिनफेंग को देखते हैं जो चू यिंग और रेड डीमन फॉक्स क्लैन की लेडी एंसेस्टर के बीच में फंसा हुआ था। वो इन दोनों से कहने लगा, आखिर तुम लोग मानते क्यों नहीं, मैं पहले से ही किसी को पसंद करता हूँ। जो सुनकर तो किंग युआन का दिल ही टूट गया था और वो अपने जगह पर ही खड़ी रह जाती है। लेकिन लेडी एंसेस्टर कहने लगी थी, आखिर तुम रुक क्यों गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यंग मास्टर लिनफेंग जैसे पावरफुल फिगर्स के पास एक से ज्यादा वाइफ होना तो नॉर्मल बात है। इन लोगों की बातों को सुनकर तो लिनफेंग तंग आ चुका था, उससे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ फंस चुका है। इस वजह से वो थोड़ा सा सख्त बनते हुए इन लोगों से कहने लगा, पहले से ही मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए अब तुम सभी इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। जो कहने के बाद लिनफेंग इन लोगों से अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए यहाँ से जाने लगा और जाते हुए शाओटियन से कहने लगा कि जल्दी से मेरे पीछे आओ, अब हम तुम्हारे फादर से मिलने जा रहे हैं। वहीं पर हम शाओटियन को देखते हैं जो इन लोगों को गुड बाय कहते हुए कहने लगा था, तुम सभी अपना ध्यान रखना, अगर तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें जरूर बताना, हम तुम लोगों की मदद जरूर करेंगे, क्योंकि हम सभी फ्रेंड्स जो है। और अभी के लिए शादी वादी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, तुम सभी बस स्ट्रॉन्ग होने पर फोकस करो। जो कहने के बाद शाओटियन भी लिनफेंग के पीछे पीछे निकल जाता है। शाओटियन को यूं जाता हुआ देखकर शिंगलियन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि एक और बार शाओटियन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वहीं पर मिस किंग युआन अपसेट होते हुए अपने मन में सोच रही थी, काश की मैं लिनफेंग से पहले मिल पाती तो आज की सिचुएशन ही अलग होती। अब हम लिनफेंग और शाओटियन को देखते हैं जो कि ट्रेवल करते हुए किंगटियान क्लैन के टेरिटरी में आ चुके थे, जहाँ पर बड़े बड़े और काफी खूबसूरत माउंटेन्स थे। जिन माउंटेन्स को देखकर लिनफेंग कहने लगा था, किंगटियान क्लैन तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन डोमेन में भी कोई ऐसी जगह होगी। जो सुनकर शाओटियन कहने लगा था, इन सभी माउंटेन्स को तो मेरे ग्रेट एंसेस्टर पेंगजू ने बनाए हुए हैं, क्योंकि वो डीमन डोमेन में एक इनविंसिबल फिगर थे। पेंगजू का नाम सुनकर लिनफेंग थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि वो इसे जानता था। अब शाओटियन अपने एंसेस्टर को बुरा भला बोलते हुए कहने लगा था, भले ही मेरा एंसेस्टर एक इनविंसिबल फिगर था, लेकिन उसके जैसा गद्दार इंसान भी कोई नहीं, उसे अपने फ्यूचर जनरेशन का जरा भी ख्याल नहीं था। इसी वजह से तो उसने अपने इनहेरिटेंस को एक ऐसी जगह पर छुपा दिया जिसको ढूंढ पाना भी नामुमकिन है। सच में वो पेंगजू तो बहुत ही कमीना एंसेस्टर है, क्योंकि अपने इनहेरिटेंस को छुपाने के वक्त उसे हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया। जो कहते हुए शाओटियन अपने एंसेस्टर को और भी ज्यादा बुरा भला बोलने लगा। वहीं पे इमॉर्टल टॉम के अंदर हम शाओटियन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि चीखते हुए कह रहे थे, कौन है वो बदतमीज जो कि पीठ पीछे मेरी बुराइयां कर रहा है। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तभी इस जगह पर लिनफेंग आ जाता है और शाओटियन के एंसेस्टर से सवाल करते हुए कहने लगा था, आखिर तुमने अपने इनहेरिटेंस को किस जगह पर छुपाया और तुम्हारे इनहेरिटेंस है क्या। तो शाओटियन के एंसेस्टर लिनफेंग को देखते ही उसे ग्रीट करते हुए कहने लगा था, लॉर्ड आखिरकार आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। जिस पर लिनफेंग उसे जवाब देता है, क्योंकि मैं अभी डीमन डोमेन में आया हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे अपने इनहेरिटेंस के बारे में बता देते हो तो हो सकता है इससे तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन को कुछ फायदा हो जाए। जो सुन के शाओटियन के एंसेस्टर लिनफेंग को बताने लगा था, दरअसल मेरी इनहेरिटेंस कुछ खास नहीं है, मेरे इनहेरिटेंस में बस कुछ ट्रू गॉड लेवल के वेपन्स और ट्रेजर्स है, साथ ही एक ट्रू गॉड लेवल का ब्लड ड्रॉप भी, जो कि आपको लिंगयू माउंटेन में मिलेगा, क्योंकि मैंने वहीं पर उसे छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन अभी के लिए मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो वहाँ पे है भी या नहीं, क्योंकि इन सब चीजों को वहाँ पर रखे हुए मुझे हजारों साल बीत चुके हैं। तो लिनफेंग कहने लगा था, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद लिंगयू माउंटेन जाकर उसे ढूंढूंगा। तो अब शाओटियन का एंसेस्टर लिनफेंग से सवाल करते हुए कहने लगा था, माय लॉर्ड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस जगह से कब बाहर जाऊंगा। तो लिनफेंग कहने लगा था, जब तक मैं पूरे इमॉर्टल टॉम को कंट्रोल कर नहीं लेता तब तक तुम इस जगह से कहीं नहीं जा पाओगे। जो कहते साथ ही लिनफेंग इमॉर्टल टॉम से बाहर आ जाता है। लिनफेंग की बातों को सुनकर शाओटियन के एंसेस्टर निराश हो गए थे, क्योंकि इमॉर्टल टॉम में फंसे हुए उन्हें काफी हजारों साल बीत चुके हैं। इधर हम शाओटियन और लिनफेंग को देखते हैं जो कि फ्लाई करते हुए काफी तेजी से किंगटियान क्लैन के एंट्रेंस गेट पर आ चुके थे, जहाँ पे उन्हें दो गार्ड्स मिलते हैं जो कि लिनफेंग और शाओटियन को आगे जाने से रोक रहे थे। तो शाओटियन इन दोनों गार्ड से कहने लगा, बेवकूफ आखिरकार तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूँ, क्या अब तुम अपने किंग को भी पहचानने से इनकार कर रहे हो। जो सुनकर एक गार्ड शाओटियन को गौर से देखने लगा। जब वो शाओटियन को अच्छी तरह से देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो थर्ड प्रिंस शाओटियन है। इस वजह से वो अपने साथी को बताते हुए कहने लगा, अरे ये तो मुझे थर्ड प्रिंस की तरह लग रहे हैं। जो सुनते ही उसका साथी घबरा गया और वो फौरन से शाओटियन को ग्रीट करने लगा। उसी वक्त पहले वाला गार्ड कहने लगा था, थर्ड प्रिंस को इस जगह से गए हुए पूरे 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। जो सुनकर शाओटियन गुस्सा हो जाता है और उस गार्ड से कहने लगता है, आखिर तुमने अभी क्या कहा। तो वो गार्ड डरते हुए कहने लगा, नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, इन लोगों को अपनी पावर दिखानी ही होगी। इसलिए शाओटियन अपनी रियल स्ट्रेंथ को अनलीश कर देता है और इन लोगों से कहता है, भले ही अभी के लिए मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मैं हेवनली गॉड रियलम तक पहुंच चुका हूँ, जिस वजह से कोई भी मुझे कमजोर नहीं कह सकता। शाओटियन की स्ट्रेंथ को देखकर तो ये दोनों गार्ड्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शाओटियन तो अब तक हेवनली रियलम तक भी नहीं पहुंचा होगा। अब शाओटियन इन लोगों से कहने लगा था, मेरी पावर्स तो बढ़ चुकी है, लेकिन मैं अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ हूँ, क्योंकि उसकी भी एक वजह है और वो वजह यह है कि मेरी ब्लड लाइन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई। इस वजह से तुम लोगों
को यहाँ पर ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, जैसे ही मेरी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी तो मैं भी ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। जो सुनकर ये दोनों गार्ड्स झूमते हुए कहने लगे थे, थर्ड प्रिंस आप तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, आपके जैसा कोई भी नहीं। अपनी तारीफ सुनकर शाओटियन यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो जाता है। उसी वक्त एक गार्ड लिनफेंग के बारे में शाओटियन से पूछने लगा, तो शाओटियन उसे बताता है कि ये मेरे मास्टर है। जो सुन के तो इन लोगों को एक झटका लगता है, लेकिन उसी वक्त शाओटियन इन लोगों से कहने लगा, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम इस किंग को बाहर ही खड़े रखोगे? फौरन से एंट्रेंस गेट को ओपन करो, क्योंकि इस किंग को अब अंदर जाना है। जो सुनकर ये दोनों गार्ड्स गेट को ओपन कर देते हैं। तो अब शाओटियन लिनफेंग से कहने लगा था, मास्टर पहले आप चलिए। जो सुनकर लिनफेंग भी आगे जाने लगा और लिनफेंग के पीछे पीछे शाओटियन भी आने लगा। शाओटियन को देखते हुए ये दोनों गार्ड्स कहने लगे थे, पता नहीं अब एम्परर का क्या हाल होगा, क्योंकि उनका वारिस तो एक ह्यूमन का पेट बन चुका है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।